डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हैं। इनसे बात करते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। डॉक्टर साहब, ओबीसी मोर्चा का गठन हो चुका है। इसके बाद देश की ओबीसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए भाजपा के पक्ष में क्या योजना है, कैसे ये हो सकता है? ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर गठन होने के बाद लगभग राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार हमारा बैठक हुआ और 25 राज्यों में हमारा समिति गठन हुआ और 27 राज्यों में समिति गठन हो, 25 राज्यों में हमारा कार्य समिति भी हुआ था। मैं 10 राज्यों प्रदेशों में खुद जाके मैं मीटिंग में शामिल हुआ, बाकी वर्चुअल हुआ 2-3 बार। और ये कोरोना कालखंड के अंदर सेवाई संगठन के नाम पर ओबीसी मोर्चा एक सक्रिय भूमिका लिया और सेवा में हर ओबीसी का मोर्चा का नेता गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए थे। और देश भर में पिछड़ा वर्ग जो समाज जो है आज मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि 70 साल का जो हुकूमत कांग्रेस का था उसमें लगभग एक ही परिवार का 50 साल जो हुकूमत किया गया, एक भी ओबीसी के मुद्दे के अनुकूल जो निर्णय नहीं लिया गया था। काका कलेकर कमीशन से लेकर नेहरू ज़माने से राजीव गांधी तक प्रधानमंत्री बने, पूरे कमीशन को टुकराए, एक भी अमल नहीं किया। मगर मोदी जी सरकार में आने के बाद 7 साल के अंदर जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो कदम उठाए, ऐतिहासिक निर्णय जो लिया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना और पिछड़ा वर्ग के अंदर जो भी सोशली इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड है उसको छोड़कर बाकी लोगों को भी आरक्षण मिलना, वो मानसिकता से आज मोदी जी ने जस्टिस रोहिणी कमीशन बिठाकर वर्गीकरण, छोटे जातियां जो भी है उनको भी आरक्षण का फल मिलना, ये मोदी जी का इच्छा है। और मछुआरों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाना, अलग बजट देना, और मछुआरों के लिए इतना पूरा आज देश भर में समुद्र का किनारा इतना है, लाखों आज संख्या में जुड़े हुए हैं। इसलिए मोदी जी हम 7 साल के अंदर जो सरकार सर, अगले वर्ष यूपी पंजाब को लेकर 5 राज्यों में चुनाव है। आपका ओबीसी का बहुत बड़ा नेटवर्किंग है, तो इन राज्यों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना है? कुछ है योजना इसकी? मोदी जी का जो सामाजिक न्याय सूत्र जो है, आप जो मंत्रिवर्ग विस्तार में आप देख चुके हैं, 27 ओबीसी को पहली बार ऐतिहासिक है निर्णय है। ये आज़ादी के बाद इतने लोगों को यूनियन मिनिस्ट्री में जुड़ना, ओबीसी नहीं एससी सामाजिक वर्ग को 12 लोगों को, एसटी 10 लोगों को और महिलाओं को भी 11। बोल तो ये सामाजिक न्याय का हम जो बोलते हैं वो करते हैं, करने का चीज़ हम बोलते हैं। सबका साथ सबका विकास का माने सभी को भागीदारी देना। और इस तरह मोदी जी पहली बार इतना एजुकेटेड, टैलेंटेड, ट्रांसपेरेंट, क्वालिफाइड नौजवान सभी लोगों को जहाँ प्रतिभा है वो सभी लोगों को अभी मंत्रिवर्ग में जोड़े, और सिविल सर्वेंट्स को भी, और लगभग 7 लोग और 4 भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे अनुभवी लोगों को भी मंत्रिवर्ग में शामिल होना बड़ा। सबसे चुनौती भाजपा के लिए भी है और लोग इसको चैलेंजिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को। क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ी देर पहले हमारे वहाँ ओबीसी के मोर्चा के अध्यक्ष आए, गत चुनाव में जितना हम जीते उससे ज़्यादा ही 1 सीट बढ़ के आएगा हमारे हमने, क्योंकि वहाँ पे योगी जी का सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते, वाराणसी के संसद के नाते कितना आज डेवलपमेंट, लोग क्या है डेवलपमेंट अब महसूस कर रहे, देख रहे। जब अमेठी से लेकर अमेठी का एक बात देखो कितना आज परिवर्तन किया गया है। स्मृति ईरानी वहाँ संसद बनने के बाद हर वहाँ प्रांत में, गांव में आज बीजेपी की छवि, इसलिए लोग वहाँ पे जातिवादी अभी जो राजनीति चलाते थे, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट हासिल करना, गद्दे कायम रखना, लोगों को बंटवाना, इस तरह चीज़ अब लोग भूल गए। मोदी के ओर, योगी आदित्यनाथ के ओर और हमारे जो विकास की ओर जो लोग देख रहे हैं ना, विकास के साथ ही गरीबों के हित के लिए जो भी मोदी जी का प्रोग्राम लिया जा रहा, वहाँ क्षेत्र स्थायी पर पहुँचने से अभी लोग अपना रहे बीजेपी को। ज़रूर
पक्का 100% बीजेपी सरकार बनेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में 27-28 ओबीसी को लिया गया है, तो इसको आप किस रूप में लेंगे? इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अभी जिसके पहले बताया, आज़ादी के बाद पहली बार सामाजिक न्याय सूत्र जो थे, सिर्फ ओबीसी ने एससी को महत्व दिया, एसटी को महत्व दिया, माइनॉरिटी 5 लोगों को सदस्य को मिनिस्ट्री में शामिल किया। लगभग 70% वीकर सेक्शन एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी को पहली बार मंत्रिमंडल में, और 11 महिला उनको शामिल होना, और लगभग 8 महिलाओं को गवर्नर बनाना, ये सिर्फ बीजेपी में मुमकिन है, मोदी जी से ही मुमकिन है। बाकी पार्टियों अपने परिवार के बारे में, खुद के परिवार के बारे में सोचते, मोदी जी बोलते ये पूरा देश मेरा परिवार समझते, इसलिए वो देश के लिए काम करते, देश ही परिवार समझते। मगर नेहरू, राजीव या अन्य क्षेत्र दल, मुलायम अपने परिवार, बेटा पोती पोता के लिए या बहू के लिए सोचने वाले पार्टियां हैं। सर, इस समय जो बर्निंग की जो टॉपिक चल रहा है फ़ोन हैकिंग का, तो इस पर विपक्ष की जो भूमिका है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे उसके पास कुछ मुद्दे ही नहीं है। अरे जो अब मोदी जी का सरकार जो 7 साल से लगातार करप्शन फ्री गवर्नेंस, ये एक मुद्दा बताओ, कुछ आरोप बताओ जी, साबित करो जी। अभी क्या है, करप्शन फ्री गवर्नेंस रहने से कितना माहौल बढ़ गया, विश्व भर में लोग अब हिंदुस्तान की ओर, मोदी जी की ओर देख रहे, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी है। मगर ये लोगों के पास कुछ एजेंडा नहीं है, बैंकक्रप्ट हो गए, कुछ ना कुछ लोगों को भटकाने के लिए कभी कभी ऐसे मुद्दे लेकर सामने आते, मगर उससे होने वाला कुछ है नहीं, वो वास्तविकता भी है ही नहीं। वो हैदराबाद, तेलंगाना में आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तेलंगाना में भाजपा की क्या स्थिति है? लिख के रखो, आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार तेलंगाना में बन के रहेगा, क्योंकि लोग वहाँ के भी चाहते। और मेरा भी विश्वास है ओबीसी मोर्चा इतना सक्रिय रोल वहाँ प्ले कर रहा है, पिछड़ा वर्ग का समर्थन से ही हम बीजेपी का सरकार तेलंगाना में बनाएंगे। वहाँ पे भी लगभग 54% पॉपुलेशन जो तेलंगाना में है बीसीस का, वो बीसीस पूरे आज इतना नाराज़ है सरकार के ऊपर, वो बीसी के खिलाफ सरकार है, बीसी के हक के लिए लड़ने वाला पार्टी बीजेपी दिख रहा है। ज़रूर पिछड़ा वर्ग के समर्थन से, सहयोग से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेंगे। मोदी जैसा सरकार, करप्शन फ्री सरकार लोग चाहते हैं वहाँ पे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि महंगाई एक बर्निंग टॉपिक इस समय होता जा रहा है, जिसको विपक्ष कहीं ना कहीं भुनाना चाह रहा है, तो क्या इसमें कैसे भाजपा इसका जवाब देगी या कैसे इसको इस पर नियंत्रण करेगी? अरे महंगाई जहाँ बात होती है, जहाँ वो प्रदेश में जो सरकार है वो जिम्मेदारी है जी। आज बार बार पेट्रोल डीजल के बारे में, जी, अरे आज तक मोदी जी सरकार कितने कर्जे चुकाया? जी बिल्कुल ये बात। हज़ारों करोड़, अब तो खाली सिर्फ इंटरेस्ट करोड़ों रुपए बनते थे। फिर भी आज हम भी मानते हैं कि ये आम आदमी के ऊपर ये थोड़ा तो ये लग रहा है, मगर मोदी जी सरकार बार बार ये जीएसटी के परिधि में लाने के लिए जो प्रयास करता है, हर प्रदेश बोलता है कि खिलाफ है, हम ज़रूर हमको टैक्स लेना चाहिए, हम यही टैक्स से, अगर आप टैक्स कम करो, आप स्टेट टैक्स अगर कम करेगा तो 20 नहीं 23 रुपये कम हो जाएगा पेट्रोल में, डीजल में। वो नहीं चाहते कि हमारा टैक्स कम होना, मगर अभी हमारे ऊपर बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के सरकार के ऊपर कीचड़ उतरने का प्रयास करते रहते हैं। संगठन का जो मामला है, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वाले हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अगले 5 जो विधानसभा में चुनाव होना है उसको लेकर, या ऑन द होल क्या है आप? जब से लेकर नड्डा जी अध्यक्ष बने जी, आप देख रहे पूरे देश भर में जहाँ भी नतीजा देखो, आज बिहार से लेकर आज वेस्ट बंगाल, कहाँ 3 एमएलए थे, आज 77 एमएलए बन गए। और छोटा सा क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद हो, एक तरफा चुनाव हो गया। जी। और नड्डा जी ने हर प्रदेश, कोरोना के कालखंड में भी इतना प्रदेश घूम के आए हैं, वो अनुभवी है और उनको जानकारी है। वो हमारे विचारधारा बुनियादी दर से पोलिंग बूथ से काम करते हुए आए व्यक्ति आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना वो बीजेपी में मुमकिन है। इसलिए आज पार्टी मजबूत हो गया। मजबूती ने इतना इनोवेटिव मेथड से आज लोगों के बीच में आ रहा, जितना फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में जा रहे उतना ही डिजिटल में भी आज भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, सबसे बड़ी पार्टी उभर के आना विश्व भर में, हम ये गर्वान्वित बनते हैं। इतनी स्पष्टता से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज जी, आपको भी धन्यवाद।